हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस एसएसटी के लिए है और इस वीडियो में सोशल साइंस की कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और सितंबर एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी शिशुगृह, जिसको हम कहते हैं, सुविधाएं अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या तो डाट से अधिक है। तो आइए देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि महिला कर्मचारियों की संख्या 25 से अधिक है, या फिर 30 से अधिक है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है 10 से अधिक है, या नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ की 15 से अधिक है। तो देखिए यहाँ पे कि सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी, जिसको हम कहते हैं शिशुगृह, यानी बच्चों की देख रेख की जगह को क्या कहा जाता है, शिशुगृह, जैसी सुविधाएं, जिसको कहा जाता है क्रेच सुविधा, बच्चों की देख रेख से संबंधित जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं शिशुगृह में, तो उसको कहा जाता है क्रेच सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या तो 30 से अधिक है। यानी 30 से अधिक जो है महिला कर्मचारियों की संख्या अगर होगी तो सरकार बालवाड़ी जैसी सुविधाओं का जो है प्रावधान करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। अब इनमें से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है कि कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा कि इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड है कि इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब यहाँ देखिएगा कि आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। तो सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए, पहला तो होगा नहीं। यहाँ पे जो है कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ा है, इसमें जो है ये नहीं होगा। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मुद्दे उठाए थे कि इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए, और इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की थी, तथा इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन दिया गया है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, या दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, या फिर केवल पहला एवं दूसरा सही है, या लास्ट वाला देखिएगा कि केवल दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पे पहला नहीं होगा, पहला छोड़ दीजिए। तो पहला देखिएगा यहाँ पे पहले वाले में पहला है तथा तीसरे में पहला है, दूसरे में जो है तो दूसरा और तीसरा है, लेकिन चौथा भी होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से सही युग्मों का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला देखिएगा स्थल मंडल। तो स्थल मंडल का जो है हो जाएगा चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ। स्थल मंडल क्या होता है कि चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ होता है। उसके बाद देखिए जल मंडल। तो जल मंडल में हो जाएगा जल के विभिन्न स्रोत। वायुमंडल में वायु की पतली परत, तथा जैव मंडल में देखिए तो पादप एवं जीव जंतु। तो पहले का ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का क्या हो जाएगा चौथा, तथा डी का पहला। तो देखिए यहाँ पे पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, सी का चौथा तथा डी का पहला ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगले वाले क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है इसमें किसी देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धम्म में तो किसी प्रकार की जो है देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं होती थी। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे कि इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। थर्ड है कि धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। उसके बाद ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। अब यहाँ पे भी जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बी तथा सी सही है, या ए बी सी डी सभी सही हैं, या केवल ए बी सी सही है, या फिर केवल ए तथा बी सही है, बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर सेकंड पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अशोक
इसमें जो है किसी प्रकार की देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं होती थी तथा इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे तथा लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्त की थी। यानी अशोक के धम्म के विषय में ये सभी सही हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ए बी सी डी जो है तो ये सभी सही हैं। आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में। तो 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में दो आपको जो है कथन दिए गए हैं कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है कि सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति करने के लिए तैयार हो गए। अब सही विकल्प का चुनाव करना है यहाँ पे कि ए सही है लेकिन बी गलत है, या ए गलत है लेकिन बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही हैं, या ए और बी दोनों गलत है। तो देखिए यहाँ पे कि जब 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी। तो जी हाँ, सेना के लिए जो है पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी। लेकिन यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। सामान्य जाति के लोग भाई जूता नहीं बनाते हैं, न बनाते थे। तो यहाँ पे ये जो सामान्य जातियों के लोग कर दिया गया है, इसी वजह से ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कि ए सही है लेकिन बी गलत है। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। देखिए अगले वाले क्वेश्चन में कहा गया है मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे हम क्या कहते हैं? जात कहते हैं, या फिर इक्ता कहते हैं, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा जागीर कहा जाता है, या फिर जब्त कहा जाता है। तो देखिए कि मुगल राज व्यवस्था जिसमें हर फसल के राजस्व कर जो है तो इसकी अलग सूची बनाई गई थी, तो उसे हम कहते हैं जब्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पृथ्वी की वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी, तो वे शैलें कौन सी हैं? पूर्वी यूरोप में स्थित हैं, या फिर हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं, या थर्ड वाला ऑप्शन है कि विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पे कि पृथ्वी की वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी, वे शैलें देखिएगा स्थित हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि काफ़ी, तो ये काफ़ी जो है ठंडी और शुष्क जलवायु में इसकी पैदावार होती है। उसके बाद चाय है कि गर्म जलवायु और उच्च वर्षा में इसकी पैदावार होती है। बताइएगा ये दोनों सही हैं? अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन आपका पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि ए तथा बी जो है दोनों सही हैं, या ना तो ए है ना ही बी है, तथा केवल ए है या फिर केवल बी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि काफ़ी और शुष्क जलवायु, तो ये नहीं होगा भाई, ये तो नहीं है। काफ़ी जो है तो ठंडी और शुष्क जलवायु में इसकी पैदावार नहीं होती है, तथा चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा, तो ये भी गलत है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। तो देखिए भूतपूर्व रियासत श्रेणी जो है तो ये 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया तब लागू थी, या फिर अगला वाला ऑप्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए अगला वाला ऑप्शन दिया गया है कि किसी पर भी नहीं क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी, या नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे कि स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि 1947-48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। तो देखिए भूतपूर्व श्रेणी आपसे पूछा जा रहा है कि भूतपूर्व रियासत श्रेणी ये कब लागू थी।
तो देखिए भूतपूर्व रियासत श्रेणी ये लागू थी 1947-48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन ये है, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है ए और बी, ए और बी कॉलम दिया गया है। तो पहले में दिया गया है कि बेरी गाजा को मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन कहते हैं। श्रेणी को भरुच कहा जाता है। अरेटाइन पात्र को स्वतंत्र कृषक, और गृहपति के सामने है शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपको एक याद होना चाहिए, एक या दो तो आप अच्छे से जो है मिलान कर सकते हैं और आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। गृहपत हम किसे कहते हैं? स्वतंत्र किसान को। किसे कहते हैं? स्वतंत्र किसान को। श्रेणी क्या होता है? तो श्रेणी यहाँ देखिए शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। उसके बाद एरेटाइन पात्र, तो मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन होते हैं। अब बेरी गाजा तो ये डायरेक्ट आ जाएगा भरुच। तो क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला तथा डी का तीसरा। आइए देखिए किस ऑप्शन में है। तो पहले का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला तथा डी का तीसरा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है कि जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना, ये सही नहीं है। या लिखित सामग्री लेखों की जांच, ये सही नहीं है। या नेक्स्ट ऑप्शन है कि भवनों, चित्रों जिसको हम पेंटिंग्स कहते हैं, एवं मूर्तियों के अवशेष का अध्ययन। या ऑप्शन नंबर 4 है, देखिए यहाँ पे 4th वाला ऑप्शन है कि औजारों, हथियारों, बर्तनों, पैन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई। तो यहाँ देखिएगा कि इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसमें आपको निम्नलिखित में से उनके काम की प्रवृत्ति के बारे में कौन सा सही नहीं है, आपको ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं के लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि लिखित सामग्री लेखों की जांच, ये सही नहीं है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे भारतीय मानक समय तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के पास केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा। देखिए यहाँ से जो है एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है कि क्रमशः सुबह के 8:50 से सुबह के 9:41 बजे तक। उसके बाद सेकंड है कि 9:41 बजे से 8:50 बजे तक, क्रमशः सुबह के 9:10 से 9:19 तक, या फिर क्रमशः सुबह के 8:19 से 9:10 तक। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8:19 से लेकर के 9:10 बजे तक। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें, इसीलिए पढ़ाया जाता था। उसके बाद भी है कि लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। तथा ऑप्शन नंबर सी है कि लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य को छुपाना चाहते थे। अब आपको इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला वाला है कि बी और सी ये दोनों सही हैं। उसके बाद ए और बी सी दोनों सही हैं तथा ए बी सही है, ए सी सही है। तो यहाँ देखिएगा कि 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि ये सोच रखते थे वे लोग कि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकेंगी, और लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी, ये भी होगा। उसके बाद देखिए 3rd वाला ऑप्शन है कि लोग अपने संबंधियों और मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। तो ये तीनों सही हो जाएगा।
सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा यहाँ पे थर्ड वाला, ए बी और सी। ए बी और सी जो है ये तीनों सही होगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। ग्राम भोजक के लिए जो है तो कौन सा सही नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है, गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे, ये सही नहीं है। या फिर नेक्स्ट है कि ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पे कि इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। तो ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है ऑप्शन नंबर सेकंड, कि ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। नहीं भाई, ग्राम भोजक जो होते थे तो ये न्यायाधीश और पुलिस का काम करते थे, तो सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन करा जाता है। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है कि नीचे दो कथन ए और बी दिए गए हैं, श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। अब श्री नारायण गुरु के संदर्भ में कहा गया है कि उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति थी, यानी कि श्री नारायण गुरु के अनुसार जो है तो सारी मानवता की एक ही जात थी। और बी है कि उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला ऑप्शन है ए सही है लेकिन बी गलत है। सेकंड है कि ए गलत है लेकिन बी सही है, और ए और बी दोनों सही हैं। तो ए और बी जो है दोनों गलत है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि श्री नारायण गुरु के संदर्भ में कि उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति थी, तो ये तो सही है। लेकिन उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, ऐसा नहीं है भाई। जिसकी जो इच्छा हो, जिस धर्म को मानते हो वो करे, तो उन्होंने इसके लिए कभी नहीं प्रेरित किया। तो आपका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सही है लेकिन बी गलत है। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। आग्नेय शैल, इसके सामने दिया गया है उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद अवसादी शैल, द्रवित मैग्मा, कायांतरित शैल हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, चुनाव करना है इसमें कि पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा हो जाएगा, या फिर ए का पहला, बी का तीसरा तथा सी का दूसरा होगा। या नेक्स्ट है कि ए का पहला, बी का दूसरा तथा सी का तीसरा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि ए का दूसरा, बी का तीसरा तथा सी का पहला होगा। तो यहाँ देखिएगा आग्नेय शैल, तो ये होता है द्रवित मैग्मा। अवसादी शैल, तो अवसादी शैल में क्या होता है कि हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। तथा कायांतरित शैल में क्या होगा कि उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ए का दूसरा, बी का तीसरा तथा सी का पहला। तो देखिए ए का दूसरा, बी का तीसरा तथा सी का पहला किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन यह है कि वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। वायु की बहुत पतली परत जो होती है तो वो कौन सी परत है, कौन सी लेयर है। पहला वाला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे समताप मंडल में, उसके बाद देखिए मध्य मंडल में, बाह्य मंडल में, या बहिर्मंडल में। तो देखिए वायु की पतली परत जो होती है वो होती है बहिर्मंडल में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये भी ध्यान रखिएगा कि परत से जो है तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बाह्य मंडल, मध्य मंडल में जो है क्या पाया जाता है, समताप मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ा सकते हैं। तो यहाँ से जो है कि वायुमंडल की लेयर से जो है तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, हर बार पूछा गया है। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है, एक बड़े आधार और पतले शीर्ष वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है। उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर,
या फिर तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, या फिर शिशुओं में मृत्यु की दर की संख्या। तो देखें यहाँ पे कि एक बड़े आधार और पतले शीर्ष वाला पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि बी, सी और डी सही होगा, या ए, सी, डी, या केवल ए, बी, या फिर ए, बी और सी सही होगा। तो यहाँ देखिए कि एक बड़े आधार पर पतले शीर्ष वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है उच्च जन्म दर, वृद्धि आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर तथा तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, लेकिन शिशुओं में मृत्यु की दर संख्या ये नहीं दर्शाता है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। तो देखिए ए, बी और सी किस ऑप्शन में है, देख लीजिए। ए, बी तो इस पहले में तो नहीं है, उसके बाद ए, सी, डी, ए भी, इसमें देखिए डी, डी जो है आप काट दीजिए, डी जो है नहीं होगा। इसमें ए, बी दिया गया है। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि ए, बी और सी, तो ए, बी और सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। अब यहाँ देखिएगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बी है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब सही विकल्प का चुनाव करना है यहाँ पे आपको। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में है कि ए और बी दोनों सही हैं। सेकंड है कि ए तथा बी गलत है, या ए सही है या फिर बी सही है। तो देखिए यहाँ पे कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ दिया गया है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री, ये गलत कर दिया गया, 23.5 डिग्री होना चाहिए। तो 33.5 डिग्री जो है तो ये जो है गलत है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन बी गलत है। तो यहाँ दिया गया है केवल ए सही है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है। पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। बी है निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़े के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। अब सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला वाला विकल्प है कि ए और बी दोनों सही हैं। उसके बाद सेकंड है ए और बी दोनों सही नहीं हैं, केवल ए सही है तथा केवल बी सही है। तो यहाँ देखिएगा कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है। तो यहाँ दिया गया है अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। तो शिखर पर अधिरचना का भार थोड़ी ना डाला जाएगा, शिखर तो सबसे ऊंचाई वाला भाग होता था। तो यहाँ पे कैसे डाल दिया जाएगा भाई, तो ये गलत हो जाएगा। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा, तो ये भी नहीं सही है। तो यहाँ देखिए कि देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों सही नहीं है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करिएगा निम्नलिखित में से किसने केसरी समाचार पत्र का संपादन किया जो ब्रिटिश शासन का सबसे कठोर आलोचकों में से एक बन गया था। तो किसने जो है केसरी समाचार पत्र का संपादन किया था जो कि ब्रिटिश शासन का सबसे कठोर आलोचकों में से एक बन गया था, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। चलिए देखिए कौन थे वो। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी थे। सेकंड है लाला लाजपत राय। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है ज्योतिबा राव फुले तथा बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए उस व्यक्ति का नाम है बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ने जो है तो केसरी समाचार पत्र का संपादन किया जो कि ब्रिटिश शासन का सबसे कठोर आलोचकों में से एक बन गया था। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखिए अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है कि यहाँ पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। सेकंड है कि यहाँ के लोग कर्तन एवं दहन कृषि करते हैं। उसके बाद सी वाला ऑप्शन है कि लोग मुख्यतः धान उगाते हैं।
तथा ऑप्शन नंबर डी है कि बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे भी जो है विकल्प दिए गए हैं कि केवल ACD या केवल ABD या फिर केवल AB तथा C सही है या BC तथा D सही है। तो देखिए यहाँ पे कि पूरे वर्ष जो है अमेजन बेसिन के बारे में कहा जा रहा है कि पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। कहाँ पे? तो अमेजन बेसिन में। उसके बाद यहाँ के लोग कर्तन एवं दहन कृषि करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, ये नहीं है। तथा डी वाला ऑप्शन देखिएगा कि बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? A, B और D। तो देखिए A, B और D किस ऑप्शन में है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा? अब पठार पूछा जा रहा है, पर्वतों का अलग होगा, मैदानों का अलग होगा और पठारों का अलग होगा। मानचित्र में क्या यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भारत के भौतिक मानचित्र में यदि दक्कन के पठार को पहचानना होगा तो किस रंग से ये दर्शाया गया होगा, बताइएगा। पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है हरा रंग, उसके बाद पीला, नारंगी या भूरा। तो देखिए यहाँ पे यदि भारत के मानचित्र में आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो ये दर्शाया जाता है पीले रंग से, पठारों को पीले रंग से और मैदानों को हरे रंग से तथा पर्वतों को भूरे रंग से, ध्यान रखिएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पीला। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। पहला वाला ऑप्शन है मल्च बनाना, सेकंड है अति चराई, थर्ड वाला ऑप्शन है वेदिका फार्म तथा ऑप्शन नंबर डी है कि बीज की फसल उगाना। तो कहा क्या जा रहा है? मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए आप किन उपायों का चयन करेंगे? तो बताइए। यहाँ पे भी जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल A, B और D सही है, केवल B, C और D सही है, या फिर नेक्स्ट देखिएगा केवल A, B, C सही है, या फिर केवल A, C और D सही है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का आपको चयन करना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे बी तो होगा नहीं, बी जो है अति चराई, आपको जो है चराई थोड़ी ना करवाना है पशुओं से। अति चराई से क्या होगा कि मृदा जो है तो निकल जाएगी ना, तो पानी के रास्ते जो है मृदा मिट्टी बह जाएगी। तो अति चराई नहीं कराना है, बाकी मल्च बनाना है, वेदिका फार्म करना है तथा बीज की फसल उगाना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? A, C और D। तो A, C और D देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4th में है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया, या फिर विविधता में एकता का नारा किसने दिया? पहला वाला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सेकंड देखिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर 3rd है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तथा ऑप्शन नंबर 4th है मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो देखिए विविधता में एकता का नारा, ध्यान रखिएगा, इसे दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए ये भी अभिकथन और दिए गए हैं यहाँ पे A और B। अब देखिए यहाँ अभिकथन A और B दिया गया है कि कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला वाला देखिए A दिया गया है यहाँ पे कि कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, तथा B है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला वाला ऑप्शन है A सही है लेकिन B गलत है,
ए गलत है लेकिन बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही हैं, या ए और बी दोनों गलत है। तो देखिए यहाँ पे कि कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं है। बताइए, कहीं कंपनी जो है ऐसा दावा करेगी कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं है? हर कंपनी में जो है तो उसका अधिकार सर्वोच्च होता है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कंपनी जो है, कंपनी का अधिकार सर्वोच्च था, ना कि कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, ये जो है गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। देखिएगा, उसी का जस्ट उल्टा यहाँ दिया गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर केवल सेकंड सही होगा, बी। यहाँ पे देखिए, ए गलत है लेकिन बी सही है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं। सेकंड है, अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। थर्ड वाला ऑप्शन है, हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। तथा डी है कि यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव कराता है। पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है कि बी, सी तथा डी सही है। उसके बाद सेकंड है कि ए, बी, डी सही है, या केवल ए, बी सही है, या फिर केवल ए, बी तथा सी सही है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी टाइम भी लगता है पढ़ने में, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पे कि लद्दाख के बारे में पूछा जा रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पे, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, ये सही होगा। उसके बाद है, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। जी हाँ, लद्दाख में जो है तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। उसके बाद में है कि हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। नहीं भाई, उच्च वर्षा नहीं पाई जाती है। डी है कि यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव कराता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी और डी। तो ए, बी और डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सी नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ उच्च वर्षा नहीं पाई जाती है। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कहा गया है, नीचे दिए गए, देखें दिए गए कथन दिए गए हैं यहाँ पे ए और आर। अब इस पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है कि जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। तथा आर है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। इस वजह से कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, इस वजह से जो है तो सूर्य पूर्व में दिशा में जल्दी उगता है। तो चलिए, यहाँ पे दिया गया है, पहला है कि ए सही है तथा आर गलत है। उसके बाद सेकंड है कि दोनों ए और आर दोनों गलत हैं, या दोनों ए तथा आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर दोनों ए तथा आर सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बताइएगा यहाँ पे। तो देखिए भाई, कि जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। और देखिए कि पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है, इसलिए तो ये नहीं होगा, ये जो है बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे देखिए, वतन जागीरें अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस सरदार को दी गई थी? ऐसे कौन से सरदार थे जिनको वतन जागीरें की उपाधि दी गई थी? सिसोदिया राजपूतों को, या फिर यहाँ पे देखिए अगला वाला ऑप्शन, भारतीय मुसलमानों को, सिखों को, या मराठों को। तो देखिए, वतन जागीरें अकबर द्वारा ये उपाधि दी गई थी सिसोदिया राजपूतों को। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को एक उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए। उसके बाद
सेकंड है कि विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। तथा ऑप्शन नंबर सी है मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। अब इसमें सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे ए सी तथा डी, ए बी तथा डी, ए बी तथा सी, उसके बाद ऑप्शन नंबर फोर्थ है बी सी तथा डी। बताइएगा। कि सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो जिसमें बच्चे से संबंधित सारी जानकारी दी गई होती है पोर्टफोलियो में, तो कैसे जो है कैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए। उसके बाद है कि विद्यार्थी के नियमित कार्यों एवं गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। तथा सी तो होगा नहीं भाई। देखिए मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। फोर्थ देखिए कि विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो ए बी और डी आपका सही हो जाएगा। तो आइए देखिए ए बी और डी किस ऑप्शन में है। ए बी और डी यहाँ पे देखिए सी यहाँ दिया गया है, यहाँ पे सी दिया गया है और यहाँ पे भी सी दिया गया है। तो आप जो है पहला, तीसरा और चौथा तो काट दीजिए। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी और डी सही है।